अभी अभी एक क्रिकेट फैन को नीचे छोड़ आया हूँ और अभी दूसरे क्रिकेट फैन को यहाँ लेके आया हूँ और एक कार प्रेमी को नीचे छोड़ के आया हूँ और एक कार प्रेमी को स्टेज पे लेके आया हूँ. थैंक यू एवरीवन and good evening to stay back till the last session of this evening. And you know, it's quite rare that you have one of the sharks all to yourself to pitch your business idea, but मैं ऐसा नहीं करूँगा. So, ladies and gentlemen, it's an absolute pleasure to be joined by Amit here today, a hardworking businessman, an astute investor, a devoted family man, son of Jaipur, and a proud Indian. A beloved Indian shark who, through his business acumen, has created more wealth than some of the sharks in even the US, and he has created wealth for a lot many people that he employs. So thank you so much, Amit, for being one of the flag bearers for the startup ecosystem and overall entrepreneurship in India. So, Amit, do you get times to get to attend weddings nowadays, like normal वाली जो होती है ना जहाँ पे वो बैठा के खिलाते हैं, ऐसा कभी लास्ट गए हो कभी? हाँ, अभी रिसेंटली खोले के हनुमान जी गया मैं. अच्छा. वहाँ पर खाया और आराम से नीचे बैठ के. ओके. सो वो जो टेबल होती है लकड़ वाली जिसके ऊपर वो सफेद चादर वो डालती, कुछ याद आता? रिंग्स ऑफ बेल्स? हाँ बिल्कुल, वही हमारी ऑफिस टेबल थी एक ज़माने में. वुड यू लाइक टू शेयर दैट स्टोरी विद अस प्लीज? व्हेन वी स्टार्टेड, पैसे तो थे नहीं हमारे पास, तो हम लोगों ने बोला भाई ऑफिस फर्नीचर चाहिए, तो वी एक्चुअली रेंटेड जो शादी में टेबल लगती है और वाइट कपड़े वाली ना, तो वो हमारे गैरेज के अंदर हमने वो लगा के चालू किया था ऑफिस. तो दैट वाज द स्टोरी बिहाइंड दैट वाइट चद्दर वाली टेबल और किराए की चेयर्स लाए थे. दैट्स हाउ वी बिगैन द ऑफिस एंड दिस इज वे वी हैव कम. हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस कैन गेट यू एनीवेयर इज व्हाट आई बिलीव. सर कितना कॉस्ट था उसका? उस ज़माने में कुछ भी नहीं था, 300 रुपये या 400 रुपये टाइप्स का दिया था बस. So I will not be able to calculate the return right now, but that 300 rupees stands at $1.5 billion as the net worth of the company that is created, gentlemen. So so when you started your business, you updated your profile that you want to build $1 billion company, and I believe you had no idea how to go about it. True. So मतलब ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया सर, मतलब कि $1 बिलियन कंपनी बनाएंगे? मुझे एक चीज़ पता है कि आपको वो दिल चाहता है में जो वो ऑडी कार थी, वो मर्सिडीज कार थी कन्वर्टेबल, वो आपको चाहिए थी, बट उसके लिए इतना कुछ. आई थिंक दोनों रिलेटेड भी और अनरिलेटेड भी हैं. जब चालू किया था कंपनी तो बेसिकली आप जयपुर आए हैं, कुछ कंपनी चालू करी, कुछ बड़ा बनाते हैं, और मेरा मानना ये रहा है कि अगर आप कुछ सोचोगे तभी नए रास्ते बनेंगे या निकलेंगे. तो एक होता है आपने दिमाग में सोचा, हमने कि पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया लिंक्डइन पे, मैंने और मेरे ब्रदर अनुराग ने, को फाउंडर है मेरा, कि हम लोग $1 बिलियन कंपनी बना रहे हैं. तो वी अपडेटेड आवर लिंक्डइन प्रोफाइल्स राइट ऑफ गैराज एंड वी डिड नॉट नो कैसे बनने वाला है फ्रैंकली, बट आई थिंक दैट नंबर काइंड ऑफ स्टक एंड इट हेल्प्ड इन वेरियस डिसीजन वी टुक. कई बार ऐसा हो जाता था कि मतलब 4-5 लाख रुपए का प्रॉफिट बन रहा है किसी प्रोजेक्ट से और वो स्केल नहीं कर रहा, तो हमें लगता था कि फिर इससे तो नहीं आएगा बिलियन, तो लेट्स पिक अप समथिंग दैट कैन स्केल टू दैट नंबर. तो दैट काइंड ऑफ influence the choices he made. We shut down many profitable projects which were not scalable to give way to what we are doing today, frankly. I think एक अगर आप ये कहते हैं ना कि अगर आप ठान लो तो पूरी कायनात लग जाती है आपको वो करवाने में. तो आई थिंक आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन अ लॉट, एंड दैट बिलीफ, यू sleep with that dream, you wake up with that dream, it happens eventually, is my strong belief system. And I think this number has kind of helped a lot in lot of journey decisions I took along with Anurag. और अब एक पहुंच गए थे तो हमने अब गोल चेंज किया, हमने 10 बना दिया, अब 10 का 100 हो जाएगा. वो जर्नी चलती रहेगी क्योंकि हंगर चाहिए, ऐसा नहीं कि हंगर कभी खत्म होने वाली है, बट दैट हंगर शुड स्टिल स्टे. एंड आई पर्सनली थिंक वी आर जस्ट 1% डन. अभी तो कुछ जर्नी चालू करी है फ्रैंकली, देयर इज लॉट मोर टू बी डन. Yes, definitely, and we wish you all the luck with that. I'll take a step back, and before this we had Lakshiraj on stage, and before that we had Anand Ratiji on stage. He worked 27 years before starting his own business, and he is a legend in his own rights today. Lakshiraj, he has also rolled up his sleeves and learned about the hotelier business, and then joined his own business, and he has grown it. You also started, when you actually went to the US, you were working for the company, and then you came back. But there are a lot of entrepreneurs who just start after, finishing their studies or something.
So I'm just trying to draw a thread. Do you think that, you know, doing a job first and then becoming an entrepreneur helps, or it's okay to become an entrepreneur from the moment you want to be? Look, will also depend on which industry you're going to target. Having some industry knowledge may help in certain cases. But if you were to ask me, if I were to make a choice, start early because you don't have liabilities. जितना लाइबिलिटी होगा, गाड़ी खरीद ली, सैलरी बढ़ती है, गाड़ी खरीदते हो, घर खरीदते हो, तो जितनी लाइबिलिटीज होंगी उतना फ्रिक्शन होएगा आपको अपना स्टार्टअप करने में। जब कॉलेज स्टूडेंट निकलते हो तो आपका 3,000 महीने में काम चल जाएगा, 5,000 में काम चल जाएगा, एक बैग उठाया 6 लोग के साथ रह लिए। तो स्टार्टअप करने का जो मेन फंडा है उसमें कितना रनवे बना पाते हो, जितने खर्चे कम है उतना रनवे लंबा होता है। इफ़ यू स्टार्ट अर्ली देयर इज मच लेसर टू लूज एंड इट्स मच ईजियर फॉर यू टू स्टार्ट। जब आपकी सैलरी पहुंच जाती है 20 लाख 30 लाख, खर्चे बांध के फिर आप स्टार्टअप कर नहीं पाते। फिर आप हमेशा बोलते रहते हो मेरे को करना है, ये आइडिया मेरे को भी आया था, ये जो कर रहे हो ये मैंने भी सोचा था, मतलब आप उसी जोन में रह जाते हो कि मैंने ये सोचा था करना था। और मेरे साथ सेम प्रॉब्लम थी बिकॉज मी एंड अनुराग had decided to start this company 4 years before we actually started and सैलरीज बहुत अच्छी थी। अब आईआईटी से निकलते हो, आप एमएनसी टाइप की कंपनी में लगे हो तो काफ़ी रीजनेबली हाई पेचेक होता है, घर भी खरीद लेते हो आप, तो मतलब लगता है कि फटती है कि आप छोड़ो कि नहीं छोड़ो जॉब को, राइट। तो रियलिटी है कि जब तक पानी में कूदोगे नहीं स्विमिंग आएगी नहीं। एंड हमने बाहर से स्विमिंग बहुत करी, कंपनी का नाम रजिस्टर कर लिया, पार्ट टाइम कर लेंगे, रात में अपना काम कर लेंगे, दिन में ही कर लेंगे, घंटा कुछ होता नहीं। यू हैव टू एक्चुअली जंप इन द वाटर टू लर्न हाउ टू स्विम। एंड माई पर्सनल व्यू इज कि इफ यू आर गोइंग आउट जस्ट कमिट फुल्ली। वन थिंग आई रियलाइज इज इफ यू आर इफ यू बिकम अ एंटरप्रेन्योर, even if you fail you would have learned so much in the time you would have spent। आप जो भी नौकरी करते हो वो दोबारा मिल जाएगी, ये मेरा कमिटमेंट है आपको, क्योंकि आप फाउंडर बने तो आपका एक्सपीरियंस बेटर ही हुआ, ख़राब नहीं हो सकता। तो जहाँ से आप छोड़ के गए थे वहाँ पर वापस आना बहुत आसान है। तो मेरा मानना है कि आप अपने आप को एक मौका दे के देखो। मैंने भी अपने आप को एक मौका ही दिया था, यहाँ पहुँचूंगा मुझे पता नहीं था, पर अपने आप को मौका ज़रूर दो, बिलीव इन योरसेल्फ। अमित ने मौका की बात की, and I will entertain you with this word, but later on I will ask a very serious, like I'll be a little serious right now because you know, we have to ask the entrepreneurship के serious questions before I start my favorite questions. So you know, जब आप अमित tier 2 से शुरू कर रहे थे जयपुर से, the very unique thing about your business was that you were also targeting to tier 2 and tier 3 cities. At that time अभी जो हम लोग स्टार्टअप वर्ल्ड में भारत को सर्व करना है, उस समय ये नहीं था। This was a different kind of a vision. What were the lenses that you were wearing at that point in time? तो मेरे को जयपुर रहना ज़रूरी था बिकॉज आई हैड कम बैक टू टेक केयर ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स। माई फादर हैड जस्ट पास्ड अवे फ्रॉम कैंसर और हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो मी एंड माई ब्रदर शिफ्टेड टू टेक केयर ऑफ देम। तो जयपुर बेस बना इस वजह से। इट वॉज नॉट लाइक कि मैंने सोचा कि चलो जयपुर से स्टार्टअप बनाना चाहिए, इट वॉज सर्कमस्टेंशियल। और यहाँ की नौकरी भी ढूंढी, था नहीं कि मतलब मैंने आके यहाँ नौकरी नहीं ढूंढी कि, पर यहाँ पर कोई बड़ी आईटी कंपनी नहीं थी जो मेरे टाइप की पैकेज में एब्जॉर्ब कर पाती। तो हमने बोला चलो कुछ मिल नहीं रहा अपनी, अब कंपनी चालू करते हैं। दैट्स हाउ इट बिगैन। तो सर्कमस्टेंशियल एंटरप्रेन्योर कह सकते हो आप एक बार को। इसका जो आपका जो सवाल है कि यहाँ जयपुर में रह के जो कंपनी चालू करी, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी मेरे लिए। मतलब मेरे को खुद नहीं पता था कि इतना ब्लेसिंग मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर टैलेंट नहीं था। बट यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस अराउंड 25 हैं अपने जयपुर में, तो यहाँ पर बहुत सारा यंग टैलेंट था जो कि ट्रेंड टैलेंट नहीं था। और मैं खुद कोडर था, अनुराग भी कोडर था, मेरा ब्रदर। तो हम दोनों ने बेसिकली सबको इनिशियली हायर किया, फ्रेशर्स को। अब इनको इंटर्नशिप पे हायर किया तो आपका कॉस्ट ऑफ हायरिंग इज़ वेरी लो व्हेन यू हायर इंटर्न्स। और उस ज़माने में कोई ज़्यादा सैलरी होती भी नहीं थी जयपुर में। 20,000 टाइप वॉज अ लाइक ह्यूमंगस सैलरी एट दैट पॉइंट। और हम लोग के अपनी कंपनी में सबको लैपटॉप दिया करते थे। लोगों को लगता था यार ये एक कंपनी पूरी जयपुर में जो लैपटॉप देती है। तो वी बिकेम अ वेरी पॉपुलर कंपनी दैट गिव्स लैपटॉप्स। तो वी बेसिकली वर एबल टू एक्चुअली हैव अ वेरी लो कॉस्ट ऑफ रनिंग द कंपनी। और स्टार्टअप में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका खर्चा कितना। जितना कम खर्चा है उतना आपका रनवे लंबा है। और अगर रनवे लंबा है मतलब आपके पास फेल करने के लिए अभी और साल बचे हैं, मौका है, मतलब मौका मिलेगा और आप चेंज कर सकते हो, पिवट कर सकते हो। तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हुई जयपुर से चालू करने की कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन थी बहुत ही कम हो गए। एंड फर्स्ट ईयर प्रॉफिटेबल थे, 7 साल प्रॉफिटेबल थे जब तक फंडिंग नहीं ली थी 2013 तक। तो वी रैन अ प्रॉफिटेबल शो एवरी ईयर एंड वी केप्ट ऑन मेकिंग प्रॉफिट एंड री इन्वेस्टिंग बैक इन टू आवर ओन बिजनेस। तो ब्लेसिंग वन, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन वॉज वेरी लो। सेकेंड, जब आप यहाँ के क्राउड में रहते हो जयपुर में ना, तो यहाँ पर एक अपनापन है।
तो एक फैमिली जैसा माहौल बन जाता है आपका, एक बहुत हार्ड कोड कट थ्रोट रैट रेस नहीं। व्हाट दैट मेंट वाज कि एट्रिशन ही नहीं हो रहा था। जो भी आता था उसको मज़ा आता था, वो रुकता था क्योंकि वो सीखता था साथ में। और हम लोग ऐसे पता नहीं कितनी रातें मैंने नाइट आउट मारे होंगे ऑफिस में ही, वहीं ब्रश कर लिया, वहीं सो गए, वहीं बीन बैग पे पड़े हुए। तो अपना एक बड़ा इन्फॉर्मल सा कल्चर था और हम लोग करते थे हमारे साथ। और हम किसी ऐसे नहीं बोलते कि तुम्हें रुकना है, सब अपने मन से करते थे। आई थिंक दैट बिलोंगिंगनेस वॉज वेरी वेरी स्ट्रांग। तो आज भी जो हमारे जो फ्रेशर्स आए थे उस टाइम पे, मतलब 5 to 10,000 रुपीज़ में जो इंटर्न थे, आज हमारे कोई CMO हैं, कोई CTO है, मतलब वो आज भी हैं ग्रुप में। 17 साल के मैं हर साल अपने घर में पार्टी करता हूँ 10 साल के ऊपर, जो भी हैं वो हम उनको बुलाते हैं। तब 10 साल पहले तो कंपनी बहुत छोटी थी, पर तब भी हमारे 125 लोग घर पे आते हैं, मेरे घर पे होती है वो पार्टी। एवरी ईयर वी हैव 125 पीपल विजिटिंग अस, एंड दैट्स वेयर आई फील कि दिस टाउन हेल्प, कि शहर के लोग जो हैं कहीं ना कहीं जुड़ते हैं इमोशनली। और आईटी कंपनीज में 3 साल 4 साल होना बड़ी बात होती है, और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 17 साल। और कोई भी कंपनी आप देखना कोई बड़ी बनेगी ना, उसमें कुछ लोग होंगे जो, एक अकेला जना तो बनाता नहीं कंपनी, ये कंपनी बनी है बहुत सारे लोगों की मेहनत से। तो वो आज भी टीम रुकती है ना, तो वो कल्चर भी रुकती है आपके साथ में। तो दैट वॉज अनदर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। थर्ड वॉज यहाँ पर, क्योंकि हम लोग जब काम कर रहे थे तो यहाँ पर डीलर से मिलना आसान था। वहाँ दिल्ली का डीलर बड़ा सेट होता है, अपन तो छोटे आदमी थे। यहाँ पर भी इतना आसान नहीं था, बट यहाँ पर लेते 2 घंटे बैठ के मिल लेता था। जयपुर में बंदा क्या, अगर थोड़ा मनोहार के लिए मिल लेता है, चाय कॉफ़ी पी लो मिंच। तो आपको यहाँ पर अप्रोच करना डीलर को अपनी लीड बेचने के लिए, जो मैं धंधा मैं खुद बेचता था पहले जाके पैक्स, तो यहाँ थोड़ा ईजियर था टू अप्रोच द शॉप्स, एंड दे वर ऑल द मोर अकोमोडेटिंग। काइंड ऑफ मॉडल गॉट बेटर सेटअप इन अ लिटिल ईजियर वे। और मेरा मानना है कि छोटा शहर और बड़ा शहर आपको फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमारी जैसे कार देखो साइड थी, उसमें ट्रैफिक जयपुर से थोड़ी आ रहा था, वो तो पैन इंडिया आ रहा था, दिल्ली से हर जगह से आ रहा था। तो जब आप इंटरनेट कंपनी चला रहे हो ना, आप किसी भी शहर से चला सकते हो, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूट डिजिटली कर रहे हो, आपको फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं। मैं आज भी ट्रैवल करता हूँ धंधे के लिए, बॉम्बे जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, मिलता हूँ, बट रहता जयपुर ही हूँ, क्योंकि आपका कस्टमर जो डिजिटल है जो आ रहा है। तो रियलिटी के अंदर अगर आप डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में हो या डिजिटल रेल रोड यूज़ करने वाले हो, तो लोकेशन वोंट मैटर। ओनली चैलेंज यू विल फेस व्हेन यू ग्रो, लाइक वी हैव ग्रोन लार्ज नाउ, वी हैव 6-7,000 पीपल। वहाँ पर टैलेंट का कंस्ट्रेंट मिलने लगता है छोटे शहरों में। अब यहाँ पर जैसे अगर मेरे को हायर करने 500 लोग, तो इतना ईजी नहीं है टेक में लाना 500 लोग। तो वी हैड टू ओपन ऑफिसेज आउटसाइड। तो गुड़गांव में हमारा एक लार्ज ऑफिस है, पर वो स्टेज जब आएगी तब चले जाना, और खुद भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे को इन्वेस्टर्स ने, जब मैंने पहला राउंड लिया था, तब बोला था कि अमित, इफ़ रिक्वायर्ड यू विल हैव टू शिफ्ट फ्रॉम जयपुर। बोला यार ये शहर नहीं छोड़ूंगा, ये शहर अपना है, और मेरा मज़ा यहीं आता है, तो धंधा चल जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर धंधा हर्ट हो रहा होगा तो शिफ्ट होगा, बट मेरे को लगता नहीं धंधा हर्ट होगा। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी सच दैट यू हैव गॉट इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड CEOs who are running the show. So I really don't have to actually be in Delhi or Bangalore kind of a place to run this show. So overall, I think if you're running it from here, you're probably blessed. Lastly, अगर बैंगलोर गुड़गांव में चालू करोगे या किसी भी बॉम्बे में ना, आपका आइडिया बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं, तो आपका डिजिटल मार्केटिंग स्पेंड, परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेंड, आपका जो सेम कस्टमर है उस पर 3 लोग पहुंच रहे हैं सेम आइडिया के साथ, तो यहाँ वहाँ पर भसड़ बहुत मिलेगी। यहाँ पर आपको मिलेगा एकदम ग्रीन फील्ड, कोई है ही नहीं। बनाओ अपना मॉडल बढ़िया था, टाइम है, लोग मिल रहे हैं, प्यार से बन रहा है मॉडल। तो छोटे शहर का एक ये भी फ़ायदा मिलता है। तो यू कैन परफेक्ट द मॉडल बिफोर यू गो टू लार्जर टाउन एट अ मच लोअर कॉस्ट, एंड दैट्स इमेंसली हेल्पफुल फॉर एनी स्टार्टअप। Just to let everyone know, the current CMO of the company joined as an intern, and now she's the, so that's the kind She of, joined for 5,000 rupees a month. I still remember her salary. yeah. I offered So it. that's the kind of loyalty his company kind of commands. एंड यस, जयपुर में मज़ा आता है। मेरे जो दोस्त हैं अक्षत, जो जयपुर के ही हैं, कल रात में जैसे ही मैंने लैंड किया, मुझे खिलाने पिलाने को, घुमाने को ले गए थे। इट वाज वंडरफुल, एंड इट हैड रेन्ड, सो द वेदर वाज आल्सो वेरी नाइस। सो एब्सोल्युटली great city to be here, and you have fellow entrepreneurs from Jaipur here. If one advice, I mean, you have already talked about it, but one pitfall to really avoid while you're starting in Jaipur. जयपुर हो या कहीं से भी स्टार्ट करो, वन पिटफॉल टू अवॉइड प्रोबेबली वुड बी, डोंट बिल्ड योर स्टार्टअप टू रेज फंडिंग। अगर तुम्हें लगता है कि फंड उठाना इज़ योर सक्सेस मीट्रिक, यू विल ऑलवेज फेल, क्योंकि वो फंडिंग इज़ नॉट द रियल माइलस्टोन। बिल्डिंग अ राइट बिजनेस इज़ द रियल माइलस्टोन। अगर अपने धंधे के लिए आप पैसा उठा रहे हो स्केल करने के लिए, तो मज़ा है कि हमने यार जयपुर में चलाया, यहाँ पर हमारा ट्रांजैक्शन से पैसा बनने लग गया है,
जयपुर में 100 ट्रांजैक्शन करते हैं, इंडिया इज इक्वलेंट टू 100 जयपुर्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 स्केल ले जाना, उसके लिए पैसा उठाते हैं, मज़ा आएगा। ये करोगे तो बढ़िया है। पर अगर तुम पैसा इसलिए उठा रहे हो कि यार मेरा तो ना जयपुर में तो ना चल नहीं रहा, जीएमवी बढ़ाने के लिए बाहर जाता हूँ, फंडिंग लाता हूँ और मॉडल तो भी प्रूव ही नहीं हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैनी फाउंडर्स आई मीट देयर सक्सेस मीट्रिक इज़ मेरी फंडिंग हो, मैं फंड अगर फंडिंग हो जाए तो दैट्स हाउ आई डिफाइन माई सक्सेस, एंड दैट्स अ मिथ। फंडिंग होने का मतलब तुम अपनी इक्विटी बेच रहे हो भाई, तुम्हारी एक हार्ड एंड इक्विटी जिसके लिए तुम इतनी मेहनत करने वाले हो अपनी ज़िंदगी में। इन्वेस्टर के लिए तुम वन ऑफ द 100 इन्वेस्टमेंट्स हो गए। तुम अपनी कंपनी के लिए केवल एक ही हो, तुम्हारा एक ही ऑप्शन है सक्सेस या फेलियर का। इन्वेस्टर के 100 ऑप्शन होते हैं कि उसका ये नहीं चला वो चल जाएगा। फंड रिटर्न करने के लिए 1 in 10 बेट चलनी चाहिए इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, तो तुम उन 9 में भी हो सकते हो, तुम उस 1 में भी हो सकते हो। तो जब अपनी इक्विटी बेचो ना, तो ऐसे सोचा करो यार ये तो मतलब अपना हार्ड अर्न घर से सोना दे रहा हूँ लिटरली, ऐसे माना करो। तो डोंट ग्लोरीफाई फंडिंग कि मेरी फंडिंग हो गई तो आई एम अ ग्रेट गाय। Rather, you're unlucky that you had to raise money to run your business. You wish you would not have had. And there's so many, like see Zerodha, see Zoho. There's so many startups which have actually scaled up to huge scale without raising funds. And I treat them as real entrepreneurs and real startups. Even I have raised a lot of money. And अगर मैं उनको देखता हूँ तो that's where I would set the benchmark. That's what real startup is. You can actually run it without raising funds, without diluting your equity, nothing like it. That's one pitfall that most of the people probably make about how they define success, and they also praise others कि इसकी फंडिंग हो गई, इसकी फंडिंग हो गई, घंटा उसकी इक्विटी बिक गई बेचारे की, ऐसे बोलना चाहिए। All right. So, with your permission, can we take up a couple of questions from the audience before we move on to other questions? Just a reminder again, पिच यहाँ पे बिजनेस सिर्फ मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं करेगा, ठीक है? अपने क्वेश्चन शॉर्ट रखें, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, एंड विद इन जो हमारा जो विद इन द रियल्म ऑफ आवर डिस्कशन प्लीज. सो स्टार्टिंग विद द जेंटलमैन हियर, प्लीज शॉर्ट क्वेश्चन, नॉट पर्सनल क्वेश्चन, जेनरिक क्वेश्चंस प्लीज. सर अमेजिंग सेशन. सर एक क्वेश्चन है मेरा कि वाइल रनिंग अ स्टार्टअप हमें प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए पहले या फिर उसको स्केल करने पे? क्योंकि अगर हम इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो अगर स्केलेबिलिटी नहीं दिखाएंगे, जीएमवी नहीं दिखाएंगे, तो कोई इन्वेस्ट नहीं करता. सो सर दिस इज माय क्वेश्चन. सिंपल Thank है you. कि बैठिए. जो स्केल है और सस्टेनेबिलिटी है और प्रॉफिटेबिलिटी सब लिंक्ड चीज़ें होती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि स्केल पे फोकस मत रखो, स्केल तो भयंकर करना ही पड़ेगा। स्टार्टअप अच्छा करना है तो बड़ा बनाओगे तभी कुछ बनेगा, पर अंधाधुंध स्केल नहीं करना है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, हमारा एक बिजनेस है जिसमें हम लोग लोन्स करते हैं। हम लोग जब लोन्स करते हैं तो हमारे को कमीशन मिलता है, उसको सोर्सिंग कमीशन कहते हैं उसको। तो हम लोग ने जब चालू किया था हमारे को 2% मिलता था, तो हमारे को लोन लाने में हम लोग देते थे 2.5%, आधा परसेंट हमारा पर लोन लॉस था। अब तुम बोलोगे यार ये धंधा तो आपने भी किया, इसमें स्केल करा, लॉस कर रहे थे आप, किया मैंने बिल्कुल, और उसका रीज़न था कि मेरे को पता था कि जब स्केल ये पहुंच जाएगी तो मेरे को 4% मिलेगा, तो 1.5 बचाऊँ। वो प्रेडिक्टेबिलिटी थी मेरे पास, एंड बिकॉज इट वॉज नॉट समथिंग दैट वॉज अननोन टू मी, मार्केट ऑपरेटेड लाइक दैट कि अगर 100 करोड़ का कर रहे हो काम तो इतना मिलता है, 200 करोड़ का काम कर रहे हो इतना मिलता है, वो स्लैब मुझे पता था। मतलब कि एक बार को उस स्केल तक पहुंचने के लिए लेट्स अज्यूम आई एम गेटिंग 4 and let me give basis that as commission to my dealer agent and then scale it up and then I'll command my 4% and then I'll make my money. तो अगर ये थॉट थ्रू है कि किस तरीके से आपका ट्रांजैक्शन इवेंचुअली पैसा बनाएगी तो बंद कर लो वहाँ तक पहुँचने के लिए, फेयर। पर अगर तुम बोलोगे कि मेरे को पता नहीं कि जैसे अगर मैं 100 रुपये का प्रोडक्ट है मैं 90 में बेचता हूँ और मैं स्केल भी कर लूँ फिर 95 में मिलेगा, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं, डिस्काउंट के लिए बंदा आ रहा है, आगे नहीं भी आएगा। कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं थोड़े हैबिट फॉर्मिंग टाइप के, हैबिट फॉर्मिंग के अंदर आपको जेन्युइनली बहुत स्पेंड करना पड़ता है, ब्रांड मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। वहाँ पर इट्स अ डिफरेंट मीट्रिक वेयर यू विल हैव टू इन्वेस्ट अपफ्रंट अ लॉट ऑफ मनी एंड देन यू शुड कीप ऑन रेजिंग ऑल द टाइम। यू शुड नॉट वरी अबाउट डाइल्यूशन कि भाई अब मेरे को इसको करने में मान लो बनाना है, आपको जोमेटो बनाना है या उबर या ओला बनाना है, शुरू में करना पड़ेगा मैसिव खर्चा कि, पर आपको फिर भी विजिबिलिटी होगी कि जब स्केल हो जाएगी तो इतना % कमीशन में रेस्टोरेंट से लूँगा, इतना बचेगा। तो वो मॉडल तो आपको शुरू से बनाना पड़ता है क्योंकि आपको अजम्पशन बाद में तो प्रूव करनी पड़ेगी। पर जब आप बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टार्टअप हो तो आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढना चाहिए पहले कि इस ट्रांजैक्शन में छोटे से पिन कोड में, जयपुर छोड़ो आपका मोहल्ला है, अगर उसके अंदर ट्रांजैक्शन पैसा बना के दे रही है तो आपका बर्न तो केवल टेक्नोलॉजी और फिक्स्ड कॉस्ट है, वो जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगी वो कॉस्ट कवर हो जाएगी। तो आप यहाँ पर जितना स्केल करोगे वो कवर करता जाएगा, पर अगर आपका ट्रांजैक्शन कभी पैसा नहीं बना सकती तो वो भी कभी कवर नहीं होगा, तो हमेशा लॉस में रहोगे। तो दैट्स हाउ आई डिसाइड थिंग्स ऑन हाउ व्हेन आई
स्केल विथ सस्टेनेबिलिटी. धंधा दिखना तो चाहिए एटलीस्ट. Thank you. Gentlemen here at the beginning, will come to here at the first table. Yeah, yeah. Please, short question, generic Sure. questions. Hi, Amit sir. So my question is like when I meet to my vendors, like I'm working on one of my product, so मैं उन्हें समझा पाता हूँ, but they don't entertain me. So that is the real struggle. So how should I represent them that they will entertain me or they will listen to my देख, जब कोई मेरे को एंटरटेन नहीं idea. करता ना, तो मैं ऐसे नहीं उसको बोलता. मैं बोलता हूँ कि मैं उसको समझा नहीं पाया. Yeah. जब तक तू एक्सटर्नलाइज करेगा ना कि वो मेरे को एंटरटेन नहीं करता, तो प्रॉब्लम उसके पास है. यू हैव टू ऑलवेज टॉक अबाउट व्हाट यू कुड हैव डन बेटर. इफ़ यू ऑलवेज टॉक अबाउट इसकी वजह से ये नहीं हुआ, उसकी वजह से वो नहीं हुआ, उसने सुना नहीं, प्रॉब्लम अपने में बॉस. Yeah, that's अपने what को I'm- अपने के अंदर ढूंढना पड़ेगा, हम क्या चेंज करें. तो Yeah. So how should I represent? That's what my question is. इफ आई वर यू, आई वुड रिहर्स माई पिच 100 टाइम्स कि जब मैं बोल रहा था उसका इंटरेस्ट कहाँ लूज हुआ. आई एनालाइज माई सेल्फ ऑल द टाइम. हाउ कुड आई हैव डन बेटर वाइल पिचिंग. What could I have said that would have grabbed his attention? I will always question my own pitch, my own behavior, my own body language, my own conversation skills. And I would never say कि वो सुनता नहीं है, वो entertain नहीं करता. मैं हमेशा यही बोलूँगा कि मैं उसको आज भी नहीं समझा पाया, तो अगली बार तो मैं पक्का फोड़ के आऊँगा. Yes, the lady there, please. Hello, sir. Thank you for your amazing session. I am Vaswati. I work with Cuts International. We are an NGO and we work in the public policy and development sector. So I had this question, like since you have started with startups, with interns and fresh graduates, and you have also worked as a fresh graduate in an established MNC. So how do you see the mentorship scenario different in these two fields? And like because graduates nowadays they are into like they want to get hired into Big Four and all those companies mostly. So how would you motivate freshers to work more with startups so that startups and the freshers can grow together, if I may say? फाइनली सबकी चॉइस होती है लाइफ में, ठीक है. सब अपने डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, और बिग फोर में लगना या किसी अच्छी एमएनसी में लगना कोई ख़राब आउटकम नहीं है ना. इंडिया की जितनी पर कैपिटा उसके हिसाब से वहाँ पहुँच के आप एक फैमिली की लाइफ ही चेंज कर देते हो लिटरली. तो हर जने को स्टार्टअप करना भी नहीं चाहिए. अगर हर कोई स्टार्टअप करेगा तो हमारी जैसी कंपनी एम्प्लॉय कैसे करेंगी भाई. कुछ लोगों को जॉब भी करनी चाहिए. तो मेन पॉइंट ये है कि आप एमएनसी के अंदर जाते हो तो सीखना जो है आपका संकीर्ण हो जाता है. जिस डिपार्टमेंट में गए उतना ही सीख पाते हो. स्टार्टअप में आप सब कुछ सीखते हो. मैंने झाड़ू मारना भी सीखा है, मैंने कूलर खरीदना भी सीखा है, मैंने अपने घर की लाइट, अपने ऑफिस की लाइट भी खरीदी है. मतलब यू आस्क मी 7 ईयर बूटस्ट्रैप जर्नी, आई वुड हैव लर्नड एवरीथिंग दैट इज अंडर द सन. मैंने कॉल सेंटर में कॉलिंग भी करी है, खुद के कॉल सेंटर में डायलर भी बनाए, कोडिंग भी करी है. एज अ स्टार्टअप फाउंडर यू गेट एक्सपोज टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन. हमारे जैसे ऑफिस में हमारे ऑफिस बॉय नहीं था, अब टीम तो हायर कर ली थी, 15-20 बच्चे आते थे. तो सुबह उठ के पहले वहाँ झाड़ू पोछा लगाता था अनुराग के साथ, फिर सूट पहन के बैठ जाते थे जब वो आते थे. सच बता रहा हूँ, ठीक है. दैट्स हाउ वी स्टार्टेड द कंपनी. सो यू लर्न ह्यूमिलिटी, यू लर्न बेसिक ग्राउंड, एंड दैट्स व्हाट यू वुड नेवर लर्न इन एमएनसी. तो आई ऑलवेज एनकरेज एटलीस्ट 2 साल तो कर लो यार, 1 साल तो कर लो. लाइफ में जो सीख के निकलोगे ना वो इनसेन है. मतलब कभी सीख ही नहीं सकते तुम स्टार्टअप एक्सपीरियंस जो मिलता है. Thank you. One more question. The gentleman there, please. Yeah, last question, please. Hi sir. Hi sir. So when we see 2014, वहाँ पे स्कोप था स्टार्टअप्स के लिए ग्रो करने का बिकॉज प्लेयर्स वर नॉट दैट मच. बहुत कम लोग थे हर सेक्टर में. बट जैसे अभी यूएस में देख रहे हैं सैचुरेशन ऑलरेडी आ चुका है. जैसे इंडिया में भी अब वो हम फेज में जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स कम लाइक इंटरेस्ट ले रहे हैं जितना पहले 2014 में था. तो उस सिचुएशंस के लिए हाउ अ पर्सन एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप वाला कैसे वो मैनेज करना चाहिए उसको आने वाले टाइम में? देखो अपॉर्चुनिटी तो क्या है, 2014 में भी उतनी थी, 2010 में भी उतनी थी, 2000 में भी उतनी थी. आफ्टर इंटरनेट हैज़ कम, अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन इमेंस एंड स्टिल इज, एंड देयर इज नो डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटी. इट्स अबाउट you observing the opportunity and observing the white space. With advent of AI, जितने भी तुम्हें अभी बोर्ड पे बड़े नाम दिख रहे हैं ना, अगले 10 साल बाद देखना डिफरेंट नाम दिखने वाले हैं. इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तो मतलब कभी मिलती नहीं है. इट्स लाइक अ ब्लू ओशन मोमेंट लिटरली. तुम्हारे AI से सब कुछ ही बदलने वाला है. सारे वर्टिकल, चाहे लीगल ले लो, चाहे टैक्स ले लो, चाहे ई कॉमर्स ले लो, एवरीथिंग इज अबाउट टू चेंज. कैन यू बी द वन हु ब्रिंग्स अबाउट दैट चेंज इज द क्वेश्चन टू यू. तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज़्यादा है भाई. Thank you, Amit, so much for answering those questions.
I have a picture that I want to show you. Can we project that picture here that I had shared in the morning, please? There was a picture that I shared in the morning. Can that be projected here, please? You know, सर दाढ़ी मूछ तभी नहीं है, ये शौक उस समय आपको नहीं था शायद. You are with a legend, and I see that you post this picture every year on his birthday, right? So tell us one or two probably wisdom that you would have got from him, and you would want to pass it on to all of us. I think when I met Ratan Tata sir, I have not met a more humble guy. मतलब totally ground to earth, down to earth. मतलब मेरे को वो भूला नहीं अभी तक. उन्होंने ना मेरे को बिठाया और हम लोग बैठ के बता रहे थे हम क्या करते हैं. पूरी मीटिंग चलती गई. सच अ गुड लिसनर. मतलब आप क्या है फाउंडर भी सोचते हो कभी कभी कि आपको ना, मैंने बहुत कोचिंग ली है टू लिसन टू पीपल, क्योंकि आप ऐसा फाउंडर आपको लगता है कि आपको बताना है कि क्या करना है. And he kept on listening intently, so intently, and absorbed everything. And then came 2-3 very relevant questions about the industry or what could work better. So those wisdom I took, but bigger wisdom I took is human instinct on how to treat people when they come to. You can be a legend, but if you treat them with humility, that goes a long way. Because I don't know many people who would behave that way. Secondly, listening to others is a big art. So these are two things that have stuck from this meeting, which I still date follow every day. Great. All right. Thank you. So we have run out of time, but एक question है जो मैंने बोला था कि मैं मौका के ऊपर मैं छोड़ूंगा नहीं आपको वो पूछे बिना. एक you're a cricket lover, so is Lakshya and a lot of us here. बट पाकिस्तान के मैच में आपको ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो आई थिंक. हाँ, आपने एक पोस्ट किया था, दूध मांगोगे न खीर देंगे न दही देंगे न मौका देंगे. सर भूखे मारोगे, अब तो बांग्लादेश भी जाके उनको हरा रही है. बट व्हाट माय क्वेश्चन टू यू इज दैट what does sports teach us as an entrepreneur? What do you really learn? Because I know that you follow a lot of sports. I've always played sports all my life. I think sports is something that immensely helped my entrepreneurial journey. क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या होता है, जैसे मैं टीम स्पोर्ट्स खेलता था, फुटबॉल हो गया, तो इस तरह की जो भी आप स्पोर्ट्स खेलते हो जहाँ पर टीम होती है, तो आपको क्या, आप इंडिविजुअली ब्रिलियंट हो, आप बिल्कुल रॉक स्टार हो, तो भी आपकी टीम जीतती नहीं. आप बेस्ट बैट्समैन हो तो भी आपकी टीम जीतेगी नहीं, क्योंकि आपको फील्डर भी चाहिए, आपको बॉलर भी चाहिए, राइट. मैं क्रिकेट फुटबॉल दोनों भर के खेला और आज भी खेलता हूँ. बिगेस्ट लर्निंग स्पोर्ट्स गिव्स यू इज टीम वर्क. क्योंकि आप जब तक सबके साथ काम नहीं करोगे, एक बड़ी कंपनी भी नहीं बन सकती. आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी अपने हर खिलाड़ी को, और वो भी कंट्रीब्यूट करेगा अपने तरीके से. आप भले ही टॉप बैट्समैन हो, भले ही विराट कोहली टॉप बैट्समैन है, और जब तक अच्छे बॉलर नहीं होंगे तो टीम नहीं जीत सकती. दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम स्पोर्ट्स. सेकेंड वॉज द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट कम ना अंदर से, एक जुट होके एक ग्रुप को जो होता है कि इनको आज फोड़ना आ जाके, आज जीतना है. That spirit is something that is also required to win in startups. If your whole team is not coming together to say the same thing with the same purpose, with the same passion, you won't win. छोटी टीम्स में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बड़ी कंपनी ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट छोटी टीम में जब तक सब नहीं बोलते ना, यार आज फोड़ देंगे, लिटरली ये करना है, मिशन ही है हमारा, इस मंथ का नंबर ये करना है, और जब तक सब जगह ऊपर नीचे नहीं होता ना, तो स्पोर्ट्स में भी ये होता है, आपको सबको एक चीज़ बोलनी चाहिए, आज जीतने जा रहे हैं, एंड दैट्स हाउ यू जेन्युइनली विन इवेंचुअली इन द फील्ड. दीज आर टू थिंग्स दैट आई हैव पिक्ड फ्रॉम स्पोर्ट्स. थर्डली आई थिंक स्पोर्ट्स में क्या, गेम एंड में ख़त्म होता है, आपके अप डाउन पूरे टाइम चल रहे होते हैं. स्टार्टअप भी ऐसे ही, आपकी है ना, कभी ऊपर जाएगा, आज बड़े खुश हो, कल पिटाई हो गई, कस्टमर की मेल आ गई, उसने कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिया, आज रिलीज़ फट गई, बग आ गया, सर्वर बंद हो गया, पता नहीं क्या क्या नहीं होता स्टार्टअप में, राइट. अपने तो ये क्या स्पोर्ट में भी होता है. इस बॉल में कुछ अच्छा हो गया, इस बॉल के अंदर उसको आउट कर लिया, तो दैट अप एंड डाउन जो है ना, दैट्स एग्जैक्टली हाउ स्टार्टअप वर्क्स. What matters the most is the team that wins finally is not the best team. The team that wins is which is mentally strong. Like India अभी रिसेंटली जो मैच जीता T20 का वर्ल्ड कप, 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे, हार सकता था आराम से, वो मेंटली हार गया अगले. अपन ने मेंटली जीते वो 30 बॉल 30 रन, कितना छोटा सा टारगेट इन T20 काइंड ऑफ अ मैच, बट वी वॉन बिकॉज वी आर मेंटली स्ट्रॉन्गर एंड द टीम बिलीव्ड वी विल विन, एंड दैट्स व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस. Yes, perseverance. So thank you so much, Amit, for joining us here. It's always a pleasure to speak to entrepreneurs like you. And as we come to the end of today's session here, I would like to end with saying that I believe, and I'm sure everyone else also believes, that it's entrepreneurs like
you and others here in the room who are going to be the flag bearers if we have to reach the $5 trillion mark, as we plan to do, so that not only the larger cities, but the smaller towns, villages, people everywhere prosper, and overall we become collectively successful nations. So Amit, thank you so much for joining here. Thanks, Saurabh. Please everyone, big hand for Amit Jain.